हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर 4 तक देख चुके हैं। यूनिट 3 के चैप्टर 4। यूनिट 2 में आधा चैप्टर 4 था और यूनिट 3 में आधा चैप्टर 4 था। तो आज आपका यूनिट 3 ही अभी कंटिन्यू है। एक और चैप्टर है इसमें, चैप्टर 6। तो चैप्टर 5 है जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स, आपेक्ष की है गति की। तो ये आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है फोर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि है चतुर्विम संवेग संरक्षण। तो फोर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है वो अपन देखते हैं। तो क्या है, आपके पास सपोज करना 2 बॉडीज है या 2 निकाय है, बॉडी या सिस्टम। 2 निकाय है या 2 ऑब्जेक्ट है, बॉडी सिस्टम ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल लो। सिस्टम तो क्यों बोलो, 2 बॉडीज है। तो वो दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्या आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में, कांटेक्ट में, चाहे वो एक दूसरे को टच करे या नहीं करे। जैसे अपन जानते हैं ना कि ये आपका एक चार्ज Q है और इसका क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करना इधर है। तो जैसे ही कोई दूसरा चार्ज Q2 यहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पर भी अगर पहुँच गया तो अपन बोलते हैं Q1 और Q2 के बीच में क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया हो रही है या इंटरेक्शन हो रहा है। उसी प्रकार यदि आपके पास 2 पार्टिकल्स है, 2 बॉडीज है, वो क्या कर रहे हैं, अगर ये आपका सपोज करना 2 पार्टिकल है, ठीक है, 2 पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये दोनों जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, चाहे वो एक दूसरे को टच करे या नहीं करे। तो उनके बीच में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगी, अन्योन्य क्रिया होगी, और वो अन्योन्य क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी कॉलिजन। क्या कहलाएगी, कॉलिजन। कॉलिजन क्या है यहाँ पे, टक्कर। समझ में आया कि जब आपके 2 पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक तरह से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो टच हो रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो दोनों पार्टिकल है उनके संवेग यानी कि मोमेंटम और एनर्जी, या तो मोमेंटम में चेंज होगा या एनर्जी में चेंज होगा, या क्या होगा, दोनों में चेंज होगा। तो ये एक तरह से ग्राफ सा मान लो, एक डायग्राम सा। तो क्या है कि जब 2 पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उनकी क्या होंगी, एनर्जी मोमेंटम या दोनों चेंज होंगे। किसके कारण, उस इंटरेक्शन के कारण। किसके कारण, इस इंटरेक्शन के कारण। और ये जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाती है, आपकी कॉलिजन बिटवीन 2 बॉडीज या 2 पार्टिकल्स। 3 भी हो सकते हैं, चाहे वो क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट या टच में हो या नहीं हो। अगर है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो मैंने आपको ये वाला सिस्टम बताया था कि ये उसके क्या हो, फील्ड में हो। ठीक है, तो ये आपका एक कॉलिजन है। तो क्या होता है कि इन कॉलिजन बिटवीन 2 पॉइंट मासेज टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल
क्या होते हैं? बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन। ये आपका एक पार्टिकल है, ये आपका एक पार्टिकल, ये एक दूसरे के पास आए, क्या हुई? टक्कर हुई। टक्कर के बाद मान लो ये पार्टिकल इधर चला गया, ये पार्टिकल इधर चला गया, ठीक है। तो क्या होगा? टक्कर से पहले मोमेंटम प्लस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? टक्कर के बाद, ये टक्कर है, एक तरह से टक्कर का वो खींच दिया, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो मोमेंटम प्लस एनर्जी है उसके क्या होता है? बराबर होता है। टक्कर से पहले दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम प्लस एनर्जी, संवेग प्लस ऊर्जा, टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल्स के संवेग और ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। चूंकि चतुर्बिंब संवेग में कैसे डिफाइन करते हैं? पी म्यू इक्वल टू P1, P2, P3 एंड P4, जहाँ P1 है आपका Px, P2 है Py, P3 है Pz और P4 क्या है आपका? आयोटा E/c। तो ये जो तीनों पार्टिकल है या तीनों जो कंपोनेंट्स है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं संवेग को। और जो चौथा कंपोनेंट है वो किसको डिफाइन कर रहा है? ऊर्जा को। तो यहाँ पे क्या सिस्टम का मतलब क्या है? मोमेंटम प्लस एनर्जी इक्वल टू बिफोर द मोमेंटम एनर्जी आर इक्वल्स बिफोर द कॉलिजन एंड द आफ्टर द कॉलिजन। टक्कर से पहले टक्कर के बाद। तो मोमेंटम प्लस एनर्जी, संवेग प्लस ऊर्जा, तो ये वाला जो चतुर्बिंब संवेग है पी म्यू, ये क्या है? चतुर्बिंब संवेग, वो क्या कंटेन किया हुआ है खुद में? संवेग और ऊर्जा को। यानी तीन कंपोनेंट तो किसके हैं? संवेग के, और चौथा कंपोनेंट किसका है? ऊर्जा को। तो दोनों अगर बराबर है इसका मतलब ये क्या है? संरक्षित है, इनवेरिएंट है, एक तरह से कांस्टेंट है, निश्चर है, नियत है, कुछ भी बोल लो, कंजर्वेटिव है। तो ये अगर कंजर्वेटिव है तो क्या मैं बोल सकता हूँ चतुर्बिंब संवेग भी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संरक्षित होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम प्लस एनर्जी, मोमेंटम एनर्जी या मोमेंटम प्लस एनर्जी। और देखो P1, P2, P3, P4 क्या है? आपके चतुर्बिंब संवेग पी म्यू के पार्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है चतुर्बिंब संवेग का P1, P2, P3 और P4। जहाँ P1, P2, P3 क्या डिफाइन कर रहे हैं? संवेग को, और P4 क्या डिफाइन कर रहा है? ऊर्जा को। क्लियर? तो ये जो संरक्षण है वो क्या हो जाएगा आपका? फोर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या हो जाएगा? फोर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर? तो देखिए, सपोज करना आपके पास एक फ्रेम है, एस फ्रेम, इसमें ये दोनों पार्टिकल है, दोनों क्या कर रहे हैं? टक्कर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये टक्कर कर रहे हैं। तो ये टक्कर से पहले, ये टक्कर के बाद। तो टक्कर से पहले सपोज करना पहले कण का चतुर्बिंब संवेग कितना है? P1 म्यू, दूसरे कण का P2 म्यू। टक्कर के बाद संवेग पहले पार्टिकल का कितना हो गया? P3 म्यू, और दूसरे पार्टिकल का संवेग P4 म्यू। समझ में आया ना? P म्यू क्या होगा? जब P म्यू को अपन डिफाइन करते हैं P वेक्टर आयोटा E/c से, वो आगे क्लास में भी बता दूंगा, आगे का जो टॉपिक होगा।
तो चतुर्विम संवेग संरक्षण का क्या मतलब है? टक्कर से पहले टोटल संवेग प्लस टोटल ऊर्जा, टक्कर के बाद टोटल संवेग प्लस टोटल ऊर्जा। तो टक्कर से पहले टोटल संवेग कितना है और ऊर्जा कितनी है? P1 म्यू प्लस P2 म्यू। इसी में संवेग है, इसी में ऊर्जा है, इसी में संवेग है, इसी में ऊर्जा है, इक्वल टू क्या होगा? P3 म्यू प्लस P4 म्यू के बराबर। तो ऐसे फ्रेम में यदि मैं संवेग संरक्षण, कौन सा संवेग संरक्षण? चतुर्विम संवेग, संवेग नहीं चतुर्विम संवेग संरक्षण अगर लिखना चाहूँ तो वो क्या आएगा? P1 म्यू प्लस P2 म्यू इक्वल टू P3 म्यू प्लस P4 म्यू के बराबर। क्लियर? तो देखिए ये है एस फ्रेम की बात। अगर मैं ले लेता हूं कोई एस प्राइम फ्रेम, और एस प्राइम फ्रेम क्या कर रहा है? एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किस में? प्लस एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, वो अपन जानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? दो पार्टिकल है, वही सेम पार्टिकल है, लेकिन हम उसको किस में देख रहे हैं? एस प्राइम फ्रेम में। तो क्या कर रहे हैं? वो टक्कर कर रहे हैं, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो एस प्राइम फ्रेम में माना टक्कर से पहले पार्टिकल का संवेग, चतुर्विम संवेग P1 म्यू डैश है, दूसरे पार्टिकल का चतुर्विम संवेग P2 म्यू डैश है। टक्कर के बाद पहले पार्टिकल का चतुर्विम संवेग P3 म्यू डैश है, और दूसरे पार्टिकल का चतुर्विम संवेग कितना है? P4 म्यू डैश। तो चतुर्विम संवेग संरक्षण के अनुसार टक्कर से पहले चतुर्विम संवेग का मान टक्कर के बाद चतुर्विम संवेग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश इक्वल टू P3 म्यू डैश प्लस P4 म्यू डैश के बराबर। ये तो अपन डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उससे पहले देखना, अपन एक चीज जानते हैं क्या? ए वी डैश इक्वल टू क्या होता है? ए म्यू बी या ए म्यू डैश इक्वल टू स्मॉल ए म्यू बी ए वी, जहाँ ए आपका क्या होता है? 4 वेक्टर। ये एस फ्रेम में है, ये एस प्राइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे यदि मैं डिफाइन करता हूँ, ये एस फ्रेम में है, ये एस प्राइम फ्रेम में है, तो P1 म्यू डैश को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं? ए म्यू बी P1 बी, वी और म्यू को एक साथ मान लेना। कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, यहाँ से देखना, क्योंकि चतुर्विम संवेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। P2 म्यू डैश क्या कर सकता हूँ मैं? ए म्यू बी P2 वी। P3 म्यू डैश क्या कर सकता हूँ मैं? ए म्यू बी P3 वी, जहाँ ए म्यू बी ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आप भली भांति जानते हो, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा, वो वाली मैट्रिक्स तो जानते हो। ए म्यू बी P4 वी के इक्वल। तो आपका ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और ये अपन ने क्या है? इसकी सहायता से लिख दिए। अब मुझे देखना है ये वाला भी सही है या नहीं। तो यहाँ से देखिए, ये मेरे को रिलेशन पता है। समीकरण 1 में क्या कर रहा हूँ मैं? ए म्यू बी का गुना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? समीकरण 1 में गुना कर रहा हूँ किसका? ए म्यू बी का। तो क्या बन जाएगी समीकरण? ए म्यू बी P1 म्यू प्लस ए म्यू बी P2 म्यू इक्वल टू ए म्यू बी P3 म्यू प्लस ए म्यू बी P4 म्यू। और ए म्यू बी P1 म्यू की वैल्यू कितनी है? P1 म्यू डैश के बराबर। यहाँ V है, अलग ले लिए वेरिएबल, लेकिन वैल्यू तो सेम है ना। क्या हो जाएगा ये? P1 म्यू डैश, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 म्यू डैश
इक्वल टू, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी P3 म्यू डैश प्लस, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी P4 म्यू डैश। तो अपने को पता था कि एस निर्देश तंत्र में जो चतुर्विम संवेग है वो क्या होता है, संरक्षित होता है, वो क्या होता है, संरक्षित होता है। लेकिन चतुर्विम संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। एस प्राइम फ्रेम में भी होता है, लेकिन अपन उसको वेरीफाई करना चाहते थे। ये वाली इक्वेशंस मेरे को पता थी कि एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में अगर मेरे को 4 वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इस मैट्रिक्स की सहायता से अपन कर सकते हैं, ए म्यू बी की सहायता, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता। तो वही क्या किया, समीकरण 1 में गुना कर दिया और ये मिल गई। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी अपन ने क्या है, सही है। यानी कि एस फ्रेम में भी चतुर्विम संवेग का मान क्या है और एस प्राइम फ्रेम में भी चतुर्विम संवेग का मान क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी कि सभी जड़त्वीय निर्देश सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, क्या कह रहा हूँ मैं, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में चतुर्विम संवेग पी म्यू का मान क्या रहता है, निश्चल रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर। तो ये था आपका 4 मोमेंटम कंजर्वेशन। अब है मेन टॉपिक जिसका इस पूरे चैप्टर में यूज है। वो है सी फ्रेम और एल फ्रेम को डिफाइन करना। सी फ्रेम में संवेग और ऊर्जा क्या होती है और एल फ्रेम में संवेग और ऊर्जा क्या होती है और दोनों के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन। और आई होप ये आप क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह में आराम से कर चुके हो। तो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन लेबोरेटरी फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लग तो ऐसे रहा है लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, तो क्या है कि आपका एक प्रयोगशाला तंत्र है। ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है। ये क्या है, आपका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है। दोनों के बीच का क्या करना है, मेरे को रूपांतरण करना है। जो भी मैं बताया कि लैब फ्रेम, इसको मैं लेबोरेटरी को बोलूँगा मैं लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम को क्या बोलूँगा मैं, CM फ्रेम, और लैब फ्रेम को भी क्या बोलूँगा, L फ्रेम, और इसको C फ्रेम। तो ये समझ जाना आप। प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी यानी लैब फ्रेम यानी L फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम यानी CM, सेंटर ऑफ मास CM फ्रेम, और CM फ्रेम को क्या लिख दिया, C फ्रेम, एक्रोनिम है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे तो आप इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम नाम की एक बला से काफ़ी अच्छी तरह परिचित हो। जेई वगैरह की एग्जाम दी होगी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए होंगे इससे, अगर दी होगी तो किसी ने। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कि आपके पास एक ऐसा फ्रेम है, निर्देश तंत्र यानी फ्रेम है, तो आपके पास एक ऐसा निर्देश तंत्र है। कैसा निर्देश तंत्र, जिसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, काफ़ी सारे पार्टिकल्स रहते हैं।
फ्रेम है ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं फ्रेम ही बोलूँगा, यानी निर्देश तंत्र है। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें क्या हो, बहुत सारे पार्टिकल हो पहली बात तो, और वो क्या हो, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड यानी कि संपर्क में नहीं हो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से कटे हुए हो, एक का दूसरे के ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, वो वाला, बाहर से कटे हुए हो एक तरह से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बहुत सारे मैनी पार्टिकल्स हो, और इन पार्टिकल्स का जो ओरिजिन है, यानी कि जो मूल है, मूल बिंदु है, जो केंद्रीय बिंदु है, उस पे क्या हो, सेंटर हो, या ऐसे कह लो कि एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैनी पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, और इन काफ़ी सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी द्रव्यमान केंद्र है, यदि उस पे क्या हो, ओरिजिन उपस्थित हो, मूल बिंदु उपस्थित हो, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम। यानी कि सपोज करना XCM अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, M1 x1 प्लस अगर M2 x2 प्लस ये फलाना ढिकाना प्लस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस फलाना ढिकाना, यानी सो ऑन। XCM YCM ZCM अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली लिखना चाहो RCM तो M1 R1 प्लस M2 R2। तो अगर XCM YCM और ZCM ये क्या हो, 0,0,0 हो, तो ऐसा फ्रेम, ये जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहलाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। और जिसमें अपन दूसरा फ्रेम क्या है, लैब फ्रेम। तो ऐसा फ्रेम जिसमें क्या होगा, लैब फ्रेम में क्या होगा, ऐसा फ्रेम जिसमें जो प्रयोगशाला से निर्देशित होगा, जिसमें अपन काफ़ी चीज़ें मेजर करेंगे लैब में रह के, एक तरह से कह सकते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो क्या होगा कि अपन उसके ऊपर ही रखे होंगे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही, द्रव्यमान केंद्र पे। लैब फ्रेम में क्या होगा कि बिल्कुल फ्रेम से निकले हुए होंगे, एक तरह से कह सकते हैं। तो अभी तो केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक तो टोटल लीनियर मोमेंटम, कुल रेखीय संवेग, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर। कुल रेखीय संवेग क्या होता है, 0 के बराबर। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम का जो बिंदु है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 0। द्रव्यमान केंद्र बिंदु की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0। अब उसी पे बैठे हैं तो खुद को मान लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, खुद को फ्रेम मान लिया, तो खुद के सापेक्ष वेग कितना होगा, 0 के बराबर। तो इस हिसाब से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो टोटल या सेंटर ऑफ मास का जो संवेग है वो क्या होगा, MBC। क्या होगा, MBC। तो अगर टोटल संवेग कितना है, 0 है, तो MBC मास 0 होगा नहीं, तो VC क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब चूंकि क्या है, इसमें मोमेंटम 0 है, संवेग 0 है, तो इसको इसलिए बोलते हैं 0 मोमेंटम, शून्य संवेग रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम, कुछ भी बोल। तो ये केवल मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है। लैब फ्रेम में क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये पार्टिकल जा रहा है, ये पार्टिकल आ रहा है, कट देख रहे हैं अपन ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, सी फ्रेम में क्या होगा, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसका ये मान लिया सेंटर ऑफ मास है, तो अपन इसके ऊपर बैठ गए। अब देख रहे हैं ये पार्टिकल इधर आ रहा है और ये पार्टिकल इधर आ रहा है, तो मैं तो बिल्कुल 0 हो गया, शून्य, न्यूट्रल हो गया।
न्यूट्रल हो गया, यानी मैं कुछ गति नहीं कर रहा हूँ, यानी मेरा वेग कितना है, 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ऐसे, अब यदि ये क्या हो, एल फ्रेम हो, मैं क्या करूँगा, ऐसे देख रहा हूँ, तो ये पार्टिकल इधर आ रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, हाँ देख रहे हैं भैया, तो मैं भी इसके साथ देखूंगा, अच्छा ये पार्टिकल मूव करेगा, ये पार्टिकल मूव करेगा, इसमें कोई सेंटर ऑफ मास है नहीं है, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेट करो उसकी वैल्यू। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो एल फ्रेम में कैलकुलेट करना काफ़ी वो हो जाता है टफ, और एल फ्रेम में यानी लेवो फ्रेम में अगर कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा तो फिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए अपने को। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, जो सी फ्रेम होगा वो अपने लिए मदद करेगा। अब सी फ्रेम मदद करेगा तो फिर एल फ्रेम की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अब जो एल फ्रेम के जो भी डेरिवेशन होंगे उनको किसके रूप में डिफाइन कर देंगे अपन, सी फ्रेम में। यहाँ पे तो अपने को क्या करना होगा, पूरा फ्रेम है वो भी गति करेगा, ये पार्टिकल भी गति कर रहा है, ये भी कर रहा है, और सब फलाना ढिकाना। सी फ्रेम में क्या होगा, अपन बैठ गए फ्रेम के ऊपर ही, अब केवल 2 पार्टिकल की गति के बारे में चर्चा करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी आज के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में एक तरह से इंट्रोडक्शन भी नहीं था, ये मान लो, ये बस हल्का सा इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एनर्जी क्या होती है, संवेग क्या होता है, चतुर्विम संवेग क्या होता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, बाय बाय, सबक है।